बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में, हिस्ट्री सीरीज के इस लेक्चर में हम डांटे गैब्रिएल रोसेटी, क्रिस्टीना रोसेटी और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के बारे में बात करेंगे। हम रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में अपने इस पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, जिसमें हम एल्फ्रेड टेनिसन वगैरह का भी हमने जिक्र किया था। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम विक्टोरियन एज को कवर कर रहे हैं और विक्टोरियन एज में हम सबसे पहले पोइट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्ड लेयर, ए पोस्टमैन वगैरह जैसे पोइट हैं, जिसमें रुडयार्ड किपलिंग वगैरह शामिल हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम प्री रफेलाइट ब्रदरहुड के बारे में भी मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। प्री रफेलाइट ब्रदरहुड के बारे में डिटेल से बात करने के लिए मैं एक 10 मिनट की वीडियो इस लेक्चर के बाद जो है वो अपलोड करूंगा। तो बगैर किसी इंतजार किए हम इस लेक्चर में अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। दांते गैब्रिएल रोसेटी 1828 से लेकर 1882 इनका लाइफ पीरियड है। इंग्लिश पोइट, पेंटर और फाउंडर के नाम से प्री रफेलाइट ब्रदरहुड के फाउंडर के हवाले से ये जाने जाते हैं। गैब्रिएल चार्ल्स दांते रोसेटी इनका पूरा नाम है। 1828 इनकी बर्थडे है और इसके अलावा इंग्लैंड में इनकी पैदाइश होती है। टू इटालियन पेरेंट्स। His father Gabriele Rossetti was Italian poet and scholar, जबकि ये 4 बहन भाई थे। क्रिस्टीना रोसेटी जो है इनकी बहन है, जो कि बाद में एक मशहूर पोइटस के तौर पर भी जानी जाती हैं। He showed an early talent for drawing and poetry and his family encouraged artistic pursuit। शुरू से ही रुझान रखते थे पढ़ने लिखने का और आर्टिस्टिक जो है वो रुझानात रखने की वजह से बाद में भी इन्होंने ये pursuit को जारी रखा। किंग्स कॉलेज लंदन जो है उन्होंने इब्तदाई जो है वो तालीम हासिल की और वहाँ पे इनको जो इनका लिटरेचर या जो रोमांटिक पोइट्री है उस तरफ इनका ध्यान शुरू हुआ। जितने भी प्री रफेलाइट आपको नजर आएंगे, प्री रफेलाइट ब्रदरहुड के जितने भी मानने वाले लोग हैं, ये बेसिकली आपको नजर आएगा कि ये रोमांटिक लिटरेचर से काफी ज्यादा मुतासिर नजर। यानी जो विलियम हॉलमैन हॉन्ट है, उन्होंने जो पहली अपनी पेंटिंग बनाई, अगर उस पेंटिंग में भी आप देखें तो उन्होंने भी ईव ऑफ सेंट एग्नेस की एक पेंटिंग बनाई जो कि रॉयल एकेडमी में डिस्प्ले पे लगी हुई थी। अब उस डिस्प्ले को देखने के लिए दांते गैब्रिएल रोसेटी भी गए हुए थे और वहां पे इनकी मुलाकात विलियम हॉलमैन हंट के साथ होती है। ये बात है 1848 की। और वहां पर ये दोनों मिलकर अपने एक तीसरे साथी के साथ बुनियाद डालते हैं किसकी, प्री रफेलाइट ब्रदरहुड की। तो आपने देखा ईव ऑफ सेंट एग्नेस एक रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स की एक पोइम से लिया गया, एक वो जो है वो एक कंसेप्ट लिया गया। अगरचा एक क्रिश्चियनिटी में इसका जो है वो हमें मंजरनामा नजर आता है, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से जॉन कीट्स की पोइट्री या रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री जो है, या आपको देख ले टेनिसन की जो पोइट्री है, उसमें हमें जो है हमें वो प्री रफेलाइट ब्रदरहुड जो है उस पर काम करता हुआ नजर। तो रोमांटिक जो नरेटिव पोइम जॉन कीट्स ने लिखी, ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये बेसिकली मिडिवल जो है वो सेटिंग में ये पोइम सेट हुई थी, तो उसके कंसेप्ट पे ये जो है प्री रफेलाइट ब्रदरहुड जिन्हें वो काम करते हैं। तो अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते, जिनकी अर्ली इनकी जो पेंटिंग है द गर्लहुड ऑफ मैरी वर्जिन और इसे एंसीला एम डोमिनी या इनंसिएशन भी इसको कहते हैं, इनंसिएशन, वो प्री रफेलाइट स्टाइल को फॉलो करती है। प्री रफेलाइट स्टाइल क्या है? ये रेनेसांस पीरियड से पहले वाला एक स्टाइल है जो कि नेचर को ज्यादा तकवीत बख्शता है और आर्टिफिशियलिटी के रुझानात की बेनी करता है, यानी उसको सबवर्ट करता है। इसके अलावा अगर आप दूसरी इनकी पेंटिंग देखें एनंसिएशन के नाम से, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पेंटिंग फर्दर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन आप इसकी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि कैसे इसमें जो है वो आर्टिस्टिक जो कलर हैं और इसके अलावा जो नेचर है, इसके अलावा जो बैकग्राउंड है, इसके अलावा जो शार्प कलर की इस्तेमाल किया गया है, ब्राइट और विविड इमेजरी का इस्तेमाल किया गया, वो काफ़ी ज़्यादा, जो कि उस दौर में नहीं था। आप चेहरे के खदोखाल देखें, जिस्म के खदोखाल देखें, तो वो सारे आपको वाज़े नजर आएंगे प्री रफेलाइट ब्रदरहुड की जो पेंटिंग्स वगैरह हैं। इनिशियल में इनके कामों को क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन बाद में जो प्री रफेलाइट ब्रदरहुड है, इनके कामों को भी और जो शौरा है इनके कामों को सराहा गया। दांते गैब्रिएल रोसेटी की जो डेथ है 1882 में हुई।
डांटे गैब्रिएल रोसेटी की जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है बहुत अहमियत की हामिल है। पोइट्री में काफ़ी नाम मनवाया इन्होंने, और वो विक्टोरियन एज के एक माने जाने वाले वो जो है वो पोइट आप कह सकते हैं कि समझे जाते हैं। तो इनकी बहुत मशहूर जो पोइम्स हैं उनमें द ब्लेस्ड डैमोजेल और माई सिस्टर्स स्लीप और द हाउस ऑफ लाइफ जो सोनेट सीक्वेंस हैं वो शामिल है। इनकी जो हमें पोइट्री है उसमें जो मेजर थीम्स हमें नजर आती हैं वो लव, डेथ, इसके अलावा हमें स्पिरिचुअलिटी और रोमांटिक रिलेशनशिप हमें जो है वो इनके कामों में जो है वो नजर आते हैं। तो ये इनकी पोइट्री का जो खास बात है। और अगर इनकी पोइट्री की लैंग्वेज का इस्तेमाल हम देखें तो इमेजरी का बहुत खूबसूरत जो है वो इस्तेमाल जो है वो इन्होंने किया है, जो कि बेसिकली मिडिवल लिटरेचर से ये हमें मुतासिर नजर आता है। मिडिवल लिटरेचर से प्लस रोमांटिक लिटरेचर का हमें असर जो है वो हमें नजर आता है। इसके साथ साथ हम देखें इन्होंने अपनी पोइम लिखते हुए मल्टीपल जो है वो रिवीजन किया करते थे ताकि डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके, क्योंकि कोई भी पोइट करता है इनकी जो पोइम्स है वो इंट्रोस्पेक्टिव टोन को फोकस करते हुए मेंटल स्ट्रगल और अनरिक्विटेड लव को भी जो है वो फोकस करती थी। अगर आप ब्लेस्ड डैमोजेल के बारे में बात करें तो ब्लेस्ड डैमोजेल जो है वो इनकी फाइनेस्ट वर्क है, जो कि आइडियलाइजेशन ऑफ लव और आफ्टर लाइफ को जो है वो इम्पैक्ट दिखाता है। अब यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि जो डांटे गैब्रिएल रोसेटी है, इनके और इनकी जो सिस्टर है, इन दोनों जो है इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा आपस में प्री रिफ्लेक्ट ब्रदरहुड के लिए कंट्रीब्यूट किया। अब जो ब्लेस्ड डैमोजेल है ये एक ऐसी आप कह सकते हैं कि पोइम है जो कि 1850 में पब्लिश होती है, और उन्होंने एक मैगजीन भी लॉन्च किया था। उस मैगजीन का नाम था जर्म, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो कंट्रीब्यूशन दे देते, बहुत सारे लोग। अब जैसे जैसे ये कंट्रीब्यूशन देते थे, साथ साथ में इलस्ट्रेशन भी जो है वो पेंटिंग की शाया होती थी। तो ये ब्लेस्ड डैमोजेल इस हवाले से जो है वो काफ़ी मशहूर और शोहरत की हामिल। इसके अलावा अगर हम देखें रोसेटी के जो वर्क्स हैं या इसकी जो आप कह सकते हैं आर्टिस्टिक वर्क है, इन्होंने बाद में आने वाले शोरा जिसमें W.B. येट्स, T.S. इलियट और T.S. इलियट और सिंबलिस्ट जो खास तौर पर हैं या एक्सप्रेशनिस्ट जो आर्टिस्ट हैं उनको काफ़ी मुतासर किया। शुरू में बहुत सारी क्रिटिसाइज इनको किया जाता रहा इनके वर्क्स को, लेकिन बाद में इनको पसंदीदा जो है वो मिलती रही है। अब हम प्री रेफलाइट जो ब्रदरहुड है उनके बारे में एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्री रेफलाइट ब्रदरहुड क्या था और उसके आर्ट की क्या खसूसियत थी। प्री रेफलाइट ब्रदरहुड बेसिकली 7 लोगों का एक ग्रुप था, ठीक है। उस ग्रुप में जो टॉप लोग हैं उसमें आप 2 लोगों के नाम ज़हन में रख लें, विलियम हॉलमैन हंट। नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बता दिया जाएगा बड़ी डिटेल के साथ। अगर आप प्री रिफ्लेक्ट ब्रदरहुड के बारे में डिटेल से देखना भी चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, या लिटरेरी मूवमेंट्स की जो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने ब्रिटिश लिटरेरी मूवमेंट्स को डिस्कस किया है, वहां पे भी प्री रिफ्लेक्ट ब्रदरहुड के बारे में डिस्कस किया गया है। विलियम हॉलमैन हंट के अलावा डांटे गैब्रिएल रोसेटी, ये 2 अहम नाम है। इसके अलावा 6 लोग 5 लोग और हैं। ये ऐसे 7 लोगों का ग्रुप था जो इस बात पे मुत्तफिक थे कि आर्ट को रिवाइव करना है, पेंटिंग को भी और आर्ट को भी, और ऐसा लेकर आना है कि जिसमें नेचर और तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से फोकस किया गया हो। तो अब आपके सामने डिस्क्रिप्शन के साथ पेंटिंग की इमेजेस भी आएंगी जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या इनके ज़हन में चल रहा था। प्री रेफलेक्ट ब्रदरहुड के मानने वाले लोग नेचर को फोकस करते थे, डिटेल और विविड इमेजरी को फोकस करते थे। दे वांटेड टू रियलिस्टिकली पोर्ट्रेट द डिपिक्शन ऑफ नेचर व्हाइल फोकसिंग द नेचुरल एलिमेंट्स। अगर आप देख लें यहाँ पे ग्रास, फ्लोरास, छोटे छोटे पौधे, प्लांट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, स्ट्रीम नजर आ रही है, ये आपको ओफीलिया की पेंटिंग जो है वो नजर आ रही है। ओफीलिया की पेंटिंग को portray किया गया। के साथ साथ इंटेंस कलर्स, ब्राइट और बोल्ड कलर्स इन्होंने इस्तेमाल किया। दे वांटेड टू एम्प्लॉय
bold colors so that their work will set apart from the rest of their contemporary artists. अगर आप इनके वर्क्स को दूसरे राइटर्स आर्टिस्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा शैबी और बहुत ज़्यादा डिसफिगर्ड से होंगे, डिस्क्रिप्शन इतनी क्लियर नहीं होगी और इस तरह से होगा। सिंबलिज्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और एलिगोरिकल एलिमेंट और मिथोलॉजी का इस्तेमाल, मिडिवल लिटरेचर के ऊपर रिलायंस और क्लासिकल एलिमेंट का इस्तेमाल प्लस बिब्लिकल एलिमेंट की तरफ जो है वो इशारा, ये तमाम हमें इनके कामों में नजर आता है। आर्थरियन लेजेंड समेत बाइबल की तरफ की इशाराजात, मिथोलॉजी की तरफ, रिलीजियस एलिगोरिकल मैटर, ये तमाम हमें इनके वर्क्स में नजर आता है। तो यहाँ पर भी इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जीसस क्राइस्ट की फैमिली को एक आम घराने के तौर पर पोर्ट्रेट किया गया, जिसको चार्ल्स डिकेंस ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और इसको जो है वो बुरा भला कहा। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँ कि टेंशन टू पोइट्री एंड लिटरेचर, टेंशन टू पोइट्री एंड लिटरेचर से मुराद यहाँ पर ये है कि प्री रफलाइट जो आर्टिस्ट थे वो पोइट और आर्टिस्ट भी, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो रिलाई किया इसके ऊपर, या बहुत सारे जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनकी वर्क्स के ऊपर इन्होंने रिलाई किया और उनके वर्क्स पे रिलाई करते हुए इन्होंने पेंटिंग्स बनाई। तो वो क्योंकि ये पोइट और आर्टिस्ट दोनों थे तो इन्होंने इस तरफ फोकस करते हुए अपना ध्यान जारी रखा और उस पर पेंटिंग बनाई। यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहूँगा कि प्री रफलाइट के आर्ट के ऊपर बहुत ही खतरनाक किस्म का एक अटैक किया, एक किताब लिखी, उस किताब के राइटर का नाम था रॉबर्ट विलियम्स बुचनान। इन्होंने इस किताब में क्या लिखा, इस किताब का इन्होंने टाइटल दिया फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री। फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री एक फियर्स किस्म का एक अटैक था जो कि 1871 में इस किताब में जो है वो किया गया। ये एक राइटर थे, इन्होंने अपने एक स्यूडोनिम का इस्तेमाल करते हुए जो है वो इनको क्रिटिसाइज किया और बेसिकली इन्होंने डांटे गैब्रिएल रोसेटी और क्रिस्टीना रोसेटी की पेंटिंग्स वगैरह को और आर्टिस्टिक वर्क और पोइट्री को जो है इन्होंने फोकस करते हुए क्रिटिसाइज किया। अगर हम देखें रोमांटिसिज्म एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, एम्ब्रेस एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म फोकसिंग ऑन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल थीम्स, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। रियलिज्म एंड रिजेक्टिंग एकेडमिक कन्वेंशंस, रिजेक्टेड आइडियलाइजेशन, आइडियलाइजेशन से मुराद आप यूँ समझ सकते हैं कि इन्होंने जो पहले से जो काम जारी था उसको जो आइडियलाइज या ग्लोरीफाई जो किया जा रहा था उसको उन्होंने रिजेक्ट करके उन्होंने अपने तरीके पे काम करना जो है वो मुनासिब जो है वो तो समझा। इसके बाद हम एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के बारे में बात करते हैं। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग 1806-1861 लाइफ स्पैन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ के तौर पर और मशहूर और पोइट्रेस के हवाले से जानी जाती है। 1806 कॉक्सटेल डरहम इंग्लैंड में इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अर्ली कलेक्शन ऑफ पोइम एंड एसे ऑन माइंड विद अदर पोइम 1826 में जो है वो पब्लिश होती है। इसके अलावा 1838 में शी रिलीज द सेराफिम एंड अदर पोइम शोकासिंग हर टैलेंट एंड गेनिंग सम रिकॉग्निशन इन लिटरेरी सर्कल्स। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की इंपॉर्टेंट जो वर्क हमें नजर आता है वो सोनेट फ्रॉम पोर्टुगीज हैं जो कि 1850 में इन्होंने शाया की और डेडिकेट की अपने हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग को। रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ सीक्रेटली इन्होंने शादी की क्योंकि वालिद नहीं मान रहे थे। हाउ डू आई लव दी मशहूर सोनेट जो है वो इनकी ये भी उसी सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज जो है उस कलेक्शन में से का एक हिस्सा है। इनकी एक एपिक नॉवल इन वर्स जो अरोरा ली है वो 1856 में जो है वो पब्लिश होता है और जिसमें फेमिनिस्ट थीम और सोशल इश्यूज जो है वो हमें नजर आते हैं। बहुत ही प्रोलिफिकली लिखती रही मुख्तलिफ टॉपिक पे जिसमें सोशल इश्यूज, पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं, पॉलिटिक्स, रिफॉर्म्स के इश्यूज हैं उनको मद्देनजर हमें देखा जा सकता है। 1861 में शदीद ठंड की वजह से बीमार होती हैं और वहीं इटली में इनकी डेथ हो जाती है और वहीं पे इनको दफना दिया जाता है। अगर हम इनके वर्क्स को की जो है वो वर्क्स को फोकस करें तो हमें नज़र आता है कि जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है इनका जो पोएटिक स्टाइल है वो बेसिकली रोमांटिक और विक्टोरियन राइटर्स से मुतासिर हमें नज़र आता है। अब रोमांटिक और विक्टोरियन राइटर का जो स्टाइल है उसमें इमोशनल एक्सप्रेशन हमें नज़र आता है, हमें
डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेजेस नजर आती है, ठीक है। और इसके अलावा हमें इमेजरी का इस्तेमाल नजर आता है, और इसके अलावा इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस जो है वो हमें इस्तेमाल होते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें इनकी पोएटिक स्टाइल में नजर आते हैं। वेल्दी फैमिली से ताल्लुक था इनका, वेल एजुकेटेड थी, और शुरू से कीन इंटरेस्ट था इनका लिटरेचर में। और अगर हम इनकी मेजर थीम्स देखें तो स्पिरिचुअलिटी, लव और सोशल जस्टिस वगैरह जो है इनके ऊपर फोकस किया जाता है। और सोशल जस्टिस की एक ताज़ा मिसाल आप यूँ समझ सकते हैं कि कर्स ऑफ नेशन, एक इस तरह की एक पोइम है सिमिलरली, जो कि बेसिकली एड्रेस की गई अमेरिकन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेवरी ट्रेड 1850 से ऑनवर्ड 1859 से राउंड अबाउट इन्होंने लिखी इस पोइम है कि ये बेसिकली, जिसमें स्लेवरी के इश्यूज को जो है क्रिटिसाइज किया गया। द क्राई ऑफ चिल्ड्रन बहुत मशहूर है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, जो कि बच्चों की जो एक फ्लाइट है उनको जो कि लेबर कामों के साथ मुंसलिक हैं और सोशल रिफॉर्म को एड्रेस करते हुए नजर आती हैं। द क्राई ऑफ चिल्ड्रन में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। कासा ग्वीडी विंडोज, कासा ग्वीडी विंडोज जो है बेसिकली इटालियन कॉज को रिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि ये इटली में रह रही थी, तो इटालियन कॉज के लिए और इटली के लोगों के लिए डीप एडमायरेशन हमें जो है वो नजर आती है उनके इस काम में, और उनकी स्ट्रगल नजर आती है। तो इसमें इन्होंने इन चीज़ों को डिस्कस किया। अरोरा ली एक एपिक नॉवल आप कह सकते हैं, पोइम कह सकते हैं, नॉवल इन वर्स कह सकते हैं इसको, तो जिसमें वो आर्ट और फेमिनिस्टिक व्यूज और आर्टिस्टिक स्पिरिट जो है किसी भी खातून का जो लिख रही होती है उसको दिखाती हैं। जो खातून लिटरेरी करियर को ऐसे अडॉप्ट करती हैं, वो इसमें जो है वो हमें डिस्कस होता हुआ नजर आता है। मुख्तलिफ पोइटिक फॉर्म्स इन्होंने इस्तेमाल किए, इसमें ब्लैंक वर्स भी है, इसके अलावा इसमें लिरिकल स्टाइल भी है, सोनेट भी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देख लें कि किस तरीके से इन्होंने ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन शायरा होने का एक जो है वो इजाज़ हासिल किया। पोइम्स बिफोर कांग्रेस 1860 में शाया होने वाली ये कलेक्शन, जो कि पॉलिटिकल पोइम्स हैं एक्सप्रेसिंग हर व्यूज ऑन कंटेम्परेरी इश्यूज। कर्स ऑफ नेशन बेसिकली जो है वो भी इसी का ही पार्ट है, जिसमें इन्होंने जो है वो इस चीज़ को एड्रेस किया कि जो स्लेवरी का जो इशू है वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, खासतौर पर अमेरिका में। तो कर्स फॉर नेशन में वो बेसिकली पोइम इसी कलेक्शन का हिस्सा है, जो कि पोइम रिपोर्ट कांग्रेस में आपके सामने आई है। क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी, क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी 1830 में पैदा होती हैं। यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन है, 3 अदर सिबलिंग्स है। दांते गैब्रिएल रोसेटी इनके भाई हैं। क्रिस्टीना के जो वालिद हैं इटालियन पोइट थे, हम पहले ही इनके बारे में बात कर चुके हैं। और इनकी जो वालदा है हाफ इटालियन हाफ इंग्लिश थी। अर्ली एजुकेशन घर में हासिल की, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी। पहली जो पोइम है वो टू माई मदर 1842 में इन्होंने लिखी, 11 साल की उम्र में, 11-12 साल की उम्र में। इसके अलावा अपनी टीन एज की दौर में ही इन्होंने अपनी जो पोइट्री है वो सबमिट करवाना शुरू कर दी। और 1850 में सिडनी एलन एलिन के नाम से इन्होंने जर्म मैगजीन, जो कि प्री रफेलाइट ब्रदरहुड के नाम के साथ मुंसलिक था, और उसमें इन्होंने अपनी जो है वो पोइट्री है सबमिट करवाई है। 1850-1860 में काफ़ी सारी इन्होंने पॉइंट लिखी, जो कि गॉबलिन मार्केट वगैरह और अदर जो हैं वो पॉइंट्स वगैरह शामिल हैं। हेल्थ इश्यूज के काफ़ी सारे इनको इशू प्रॉब्लम्स थे, और तमाम अरसे ये जो है वो परेशानी का उनको मुश्किलात जो है वो रही। एंग्लो कैथोलिक मूवमेंट के साथ इन्होंने अपने आप को मुंसलिक कर लिया, जिसकी वजह से इन्होंने कभी भी शादी नहीं की, और शादी ना की, और अकेली रही, रेक्लूस एक लाइफ किस्म की इन्होंने जो है वो गुजारी। और अपनी फेथ और राइटिंग को जो है इन्होंने सिर्फ जो है अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया कि मैं सिर्फ यही काम करूंगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें थीम्स जो हमें नजर आती हैं इनके वर्क्स में, डेप्थ, डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी की नजर आती हैं। सिंग अ सॉन्ग एंड नर्सरी बुक राइम है, जो कि इनकी रेपुटेशन एज अ चिल्ड्रंस पोइट के तौर पर जो है वो इस्टेब्लिश करती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें ग्रेव डिजीज का इनको सामना था बीमारी के हवाले से, और जिन्हें इनकी
इनकी प्रॉब्लम में इजाफा किया। ग्रेव डिजीज बेसिकली एक थायराइड की एक बीमारी है और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिक्लूसिव होने लग गई और 1894 में इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 64 में। और अगर हम क्रिस्टीना रोसेटी के लिटरेरी फैक्ट्स के ऊपर हम बात करें तो अपने लिरिकल और इमोशनली चार्ज पोइट्री के हवाले से जाना जाती हैं और इन्होंने अपनी शायरी में विविड इमेजरी और सिंबलिज्म और रिलीजियस मोटिव्स का जो है वो बहुत इस्तेमाल किया। कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस भी हमें जो है वो नज़र आते हैं इनके वर्क्स में और इंट्रोस्पेक्टिव थीम नॉस्टैल्जिया भी हमें इनके कामों में नज़र आता ही नहीं। अगर हम इनको फोकस करें तो गॉबलिन मॉर्किट वन ऑफ आवर मोस्ट फेमस वर्क एक्सप्लोर थीम्स ऑफ टेम्पटेशन सिस्टरहुड एंड रिडेम्पशन के साथ साथ अगर हम देखें इन द ब्लीक मिडविंटर इज अ वेल नाउन क्रिसमस कैरोल रिटन बाय क्रिस्टीना रोसेटी लेटर सेट टू म्यूजिक बाय गुस्ताव होल्स्ट। अब ये एक क्रिश्चियन इसको क्रिसमस कैरोल से मुराद आप यूँ समझ लें कि एक जो एक खास जो उनका एक त्यौहार है ईसाइयों का मसीह मजहब का उसमें एक जो गाना गाया जाता है उसको आपके साथ जो है वो कह सकते हैं उसको ये कहा गया। शी वाज एसोसिएटेड विद थ्री रफलाइट ब्रदरहुड और इसके अलावा जो क्रिस्टीना रोसेटी इनकी जो पोइम्स हैं वो सोसाइटल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस और जेंडर रोल्स को भी चैलेंज करती हैं। उसको भी हमें नजर आता है कि किस तरीके से वो वुमेन राइट्स को भी एडवोकेट करती हुई नजर आती हैं कुछ अपनी पोइम्स में। तो इसके साथ ही हमारा जो ये लेक्चर है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। इससे अगले वाले लेक्चर में हम कुछ माइनर पोइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप डिटेल में इन तमाम वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ को पढ़ना चाहते हैं या लेक्चर इंग्लिश या सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं और मुझे मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।